ऐसे ही एक रात थी। तूफानी बारिश हो चुकी थी। अब शहर भर में अंधेरा था, खामोशी थी। हमें इस इलाके में मूव हुए अभी कुछ अरसा ही हुआ था। ये इलाका कराची के पॉश तरीन इलाकों में से एक है और शायद बुलंद तरीन इलाकों में से भी एक है। केडी ऑफिसर सोसाइटी, जो कि ऑलमोस्ट एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी सोसाइटी बनी हुई है, उधर हम अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए। उस इलाके की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है कि हर घर के बाहर एक छोटा सा पार्क है। यानी कि आप समझें कि पार्क है और चारों तरफ घर बने हुए हैं। और इस तरह के कई सारे और पार्क्स भी उस इलाके में मौजूद हैं। खैर, ये उस रात की बात है जब हमारे घर में एक दावत थी। मेहमान आए, खाना खाया, बातें हुई, गप्पे लगीं और ये सिलसिला तकरीबन रात 1:30-2 बजे तक इख्तिताम पजीर हुआ। मेरी वालदा इन सारे मेहमानों को खुदाफिज कहने गेट तक पहुंची। जैसे ही सारे मेहमान अपने अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने पलटते हुए ये देखा कि सामने पार्क में 2 बच्चे खेल रहे हैं। अमूमन बड़े इस उम्र में और इस वक्त में बाहर बैठा करते हैं, लेकिन बहुत ही यंग बच्चों को देख के उनको कुछ हैरानी हुई। उन्होंने नेबर होने का एक फरीज़ा अंजाम दिया और उन्होंने उनको बुलाया, बच्चों को आवाज़ दी कि इधर आओ। तो दोनों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये थोड़ा आगे बढ़ के पहुंची। इन्होंने जाके उनसे पूछा कि भाई इतनी रात को इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, वो वापस लौट गई अपने घर। अभी अपने कमरे तक पहुंची थी कि उनको बच्चों के खेलने की आवाजें आना शुरू हो गई। इन्होंने अपने ही हस्बैंड को, अपने बच्चों को ये बताया वाकया कि रात के 2 बज रहे हैं और देखो बाहर बच्चे खेल रहे हैं। पता नहीं किसके बच्चे हैं, कौन ये वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को रात भर छोड़ देते खेलने के लिए। अब ये रूटीन हो गया। हर रात को 1-2 बजे के बाद इस फैमिली को बच्चों के बाहर खेलने की आवाज आना शुरू हो जाती है। ये जाके देखते तो कभी या तो 1 बच्चा होता या 2 बच्चे होते, लेकिन वही बच्चे होते जो रोज दिखते थे। एक कहती हैं कि 6 साल की बच्ची होगी और एक 3 साल का बच्चा होगा। अब ये बात इनको अजीब ये लगने लगी कि इन्होंने उस इलाके के सिक्योरिटी को भी बोला कि भाई ये रात को बच्चे खेलते हैं, हम तंग होते हैं, तो इनको खुदा के वास्ते इनके वालिदैन का पता करें, इनको अपने घर भेजा करें। रात को 2 बज रहे। तो चौकीदारों ने कहा, गार्ड्स ने कहा ठीक है हम देखेंगे। वो आके जब भी पार्क में देखें तो उनको पार्क में उस वक्त बच्चे नजर ना आए। दूसरे दिन ये फिर शिकायत करें कि आपने हमारी बात नहीं मानी और ये और वो। एक दिन
उन साहिबा की बेटी अपने किसी दोस्त के साथ, सहेली के साथ लेट नाइट बाहर वापस आ रही। जैसे ही गेट पे गाड़ी रुकती है, पार्क की तरफ देखते हैं तो वही 2 बच्चे खेल रहे हैं। ये उनके पास जाती है, उनसे बैठ के बात करने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। वो बताती हैं कि जब मैं उनसे बात कर रही थी बच्चों से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको नागवार गुजर रही है ये बात। उनके चेहरे पे गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। ये बात इसको अजीब सी लगी। इसने उनसे पूछा भी कि भाई किसके बच्चे हो, कौन से घर में रहते हो। कोई जवाब नहीं दिया। ये वापस अपने घर आई। थोड़ी देर के बाद जब सब अपने अपने बिस्तरों पे लेट गए सोने के लिए, तो ऐसा फील होना शुरू हुआ कि वो आवाज उन बच्चों की आवाज जो 1 हफ्ते से पार्क से आ रही थी, अब इनके गिरात से आ रही है। फिर हल्के हल्के करके वो आवाज इनके घर के अंदर से आने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि घर के हर फर्द के साथ एक ही टाइम पे सबके कमरों के दरवाजे नॉक होना शुरू हुए। जब दरवाजा खोलते तो किसी के भागने की आवाज आती, जब दरवाजा बंद करते तो हंसने की आवाज आती। जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कम्युनिटी को बोला गया, जो मालिक मकान थे या वहां के जो भी करता धरता लोग थे, उनसे बात की गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब देखते हैं कि कौन सी बच्चे हैं। मालिक मकान आके देख गए, कम्युनिटी के जो भी हेड थे वो आके देख गए। उनको कोई बच्चा ना, बच्चे के कोई दूर दूर तक आसार नजर आए। कई महीने गुजर गए, ये मामला थम गया। थोड़े ही अरसे पहले वो साहिबा बताती हैं कि एक रात हम लोग अपने टेरेस पे बैठे हुए थे, फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। झांक के देखा तो वो ही 2 बच्चे थे, और इस दफा उनके साथ 2 और बुजुर्ग लोग थे। घबराहट की बात उस वक्त शुरू हुई जब ये अपनी गैलरी से उन बच्चों को देख रहे थे, तो वो ही 2 बुजुर्ग इस फैमिली को पार्क से इनको देख रहे थे, और इनकी आंखों के सामने वो बच्चे भी गायब हो गए और वो 2 बुजुर्ग भी गायब हो गए। तब जाके इनको रियलाइज हुआ कि ये कोई और ही मखलूक थी। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show.
राइट folks, ladies and gentlemen, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 घंटे तक का है। शो के शुरुआत में हमने आपको बताया एक ऐसा वाक़या जो कि कराची के एक पॉश इलाके में पेश आया। इस तरह के वाक़यात शहर भर में और भी बहुत सारी जगहों पे पेश आए हैं। मुझे बहुत सारी सोसाइटीज़ के बारे में पता चलता रहता है और सिर्फ कराची ही नहीं, मुल्क भर के जितनी भी और बड़ी बड़ी नामी ग्रामी सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस सारे सिनेरियो में उस सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ के ओनर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा फिनोमेना है, ये एक ऐसे वाक़यात हैं जो राह चलते हुए भी कभी किसी भी जगह हो सकते हैं। हम जिस मखलूक की बात कर रहे हैं उसको हम जिन्नात कहते हैं, कोई गोस्ट कहता है, कोई सुपरनैचुरल कहता है, साइंस उसको एनर्जी का नाम दे देती है शायद। इंटरेस्टिंग बात है इसकी कि कभी सोचें कि हमें आए हुए अभी कितना अरसा हुआ है इस दुनिया में। ये दुनिया पता नहीं कब से एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में। हमसे पहले भी कोई ना कोई तो इधर रहता होगा, तभी ये एग्जिस्ट करती है। तो सोचिए, हम शायद किसी और की जगह पे आके कब्जा करके बैठ गए और जब वो मखलूक, वो एंटिटी, वो कोई भी शय अपना गुस्सा, अपने जज्बात कभी दिखाने की कोशिश करती है तो हम इंसानों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। खैर जनाब, अपनी ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं और आज मेरे पास 2-3 वॉइस नोट्स भी हैं जो लोगों ने भेजी हैं और बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं, वो भी हम शामिल करेंगे और थोड़ी देर के बाद हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुल जाएंगी तो आप लोग हमें कॉल कर सकेंगे। खैर, अस्सलाम वालेकुम, मिनहाज मलिर कैंट से मैं आपको ये ईमेल कर रही हूँ। ये इंसिडेंट मेरी कज़न और उसकी खाला के साथ हुआ था। मेरी कज़न जो कि मलिर कैंट में ही रहती हैं, मुझसे 2 स्ट्रीट पीछे मेन रोड क्रॉस करके उसकी स्ट्रीट आती है। छोटी सी स्ट्रीट है, कोई 10 घर होंगे। उसका घर 7th नंबर पे है। वाकया दिसंबर की सर्दियों का है, यानी लास्ट ईयर। उसकी स्ट्रीट कुछ ऐसी है कि रोड के एक तरफ घर हैं और दूसरी तरफ गार्डन बने हुए हैं जहां प्लांटेशन की हुई है इंडिविजुअल लोगों ने अपने घरों के सामने। तो हुआ कुछ ऐसा, मेरी कज़न, उसकी खाला जो पंजाब से आई थी, हर रोज़ रात 10 बजे के बाद वॉक किया करती थी और उस दिन थोड़ा लेट हो गए। तकरीबन 12 बजे का टाइम था। अगर आपको पता हो तो कैंट एरियाज़ में यूजुअली 10 बजे तक सब बंद हो जाता है और सब अपने अपने घरों में होते हैं और सुनसान, दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आता। इतने टाइम पर कोई नहीं मिलेगा यूजुअली आउटसाइड। तो मेरी कज़न, उसकी खाला ने सोचा काफ़ी देर हो गई है तो हम स्ट्रीट के कॉर्नर तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उन्होंने वॉक करने स्टार्ट की आहिस्ता आहिस्ता। वो लोग एक घर जो कि कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट था उसकी तरफ वॉक करने लगे। अभी 2 घर क्रॉस ही किए थे तो उन्होंने एक बच्ची के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। बच्ची बहुत ऊंचा रो रही थी। अब इतनी रात को कौन हो सकता है और आवाज़ कहाँ से आ रही है ये पता लगाना लगी मेरी कज़न और उसकी खाला। तो पता चला आवाज़ जो पहला घर जो कॉर्नर वाला था वहाँ से आ रही है। यहाँ एक बात बताती चलूँ कि वो फर्स्ट हाउस जो था उसके साथ खाली प्लॉट है, वहाँ कोई घर नहीं बना हुआ था
वो आगे चलने लगे कि देखते हैं कौन है, रो क्यों रहा है। अभी वो उस प्लॉट के सामने पहुंचे ही थे तो देखते हैं कि एक बच्ची गाड़ी में मौजूद है। गाड़ी गार्डन एरिया में घर के सामने रोड की दूसरी तरफ पार्क्ड है और वो बच्ची ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठी हुई है और फेस उसका शीशे के साथ चिपका हुआ है और उसकी 2 पोनी टेल्स हैं। 1 साल की बच्ची होगी और वो है जो रो रही है, इनकी तरफ देख रही है और शीशे गाड़ी के बंद हैं, गाड़ी में कोई मौजूद नहीं है। उन्हें लगा शायद कोई बच्ची भूल गया है अपनी गाड़ी में। उनको लगा कि इन्फॉर्म करना चाहिए। वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि गाड़ी जिसके सामने घर जिसके सामने गाड़ी पार्क थी उसकी लाइट्स ऑफ हैं, दरवाज़ा बंद है। इतने में उसकी खाला समझ गई कि चक्कर कुछ और है। मेरी कज़न जिसको कुछ आइडिया नहीं था वो गाड़ी की तरफ बढ़ी कि बच्ची की हेल्प की जाए। अब वो बच्ची ने रोना और तेज़ कर दिया। इतने में मेरी कज़न की खाला को अजीब लगा। उन्होंने मेरी कज़न का हाथ पकड़ा, बोली भागो यहाँ से। बस मेरी कज़न को पहले कुछ समझ नहीं आया लेकिन वो दोनों भागने लगे रोड के बीच में आकर। मेरी कज़न ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्ची वहाँ कार में मौजूद नहीं थी। वो जो भी चीज़ थी इन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। मेरी कज़न की तबीयत ख़राब होने लगी। वो उसकी खाला आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए घर की तरफ भागी, ऊपर आके घर में सांस लिया और दुआ वगैरह पढ़ी। फिर मेरा ये छोटा सा वाक़या है, अगर आप शेयर कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आयशा हैं जिन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी थी। चलो जनाब, हमारी टेलीफोन लाइंस अब खुल चुकी हैं और अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 021-34326675 या फिर 021-34326676 पे। देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन हमारे लाइन पे मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं जैनब बात कर रही हूँ। जी जैनब, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी जी बिल्कुल। मैं पहले भी आपकी शो में कॉल कर चुकी हूँ। एक मैंने आपको इंसिडेंट बताया था, तो ये वाला इंसिडेंट जो मैं आपको सुना रही हूँ ये 2013 का है। और इसमें हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड ने एक घर लिया था गुलिस्तान जोहर में। तो हुआ ये था कि फ्रेंड्स होते हैं आपस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और अक्सर मतलब होता है कि अगर शिफ्टिंग वगैरह होती है तो बुला भी लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि अगर तुम फ्री हो या हो सकता है तो तुम मेरे घर आ जाओ तो हम मतलब अनपैकिंग वगैरह कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके घर चली गई, उसका रूम वगैरह सेट करना था। अब हुआ ये कि डे स्पेंड हम मतलब मैं दोपहर में ही चली गई थी और रात तक का हमारा प्लान था। सही। तो मगरिब का टाइम हुआ है तो अच्छा मगरिब पे होता ही है, हमारी हमेशा से प्रैक्टिस है, मतलब सारी फैमिलीज में हमारे यहाँ ये होता है कि मगरिब का टाइम होता है तो हम लोग जो है वो लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं घर की, स्पेशली मगरिब के अजान पर होता है ये। तो अब जब हम उसके घर पे थी मैं, तो मैंने जब मगरिब के अजान हुई है तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार तुम लोग मतलब लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करते क्या? तो कहने लगी नहीं हम करते हैं ना, मतलब कर दो तुम कर दो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं उसके घर की जो है वो लाइट्स वगैरह ऑन करने लगी। तो अच्छा उसके घर में उस टाइम पे सिर्फ मैं थी, वो थी और उसकी मदर थी। बाकी जो उसके 3 बड़े बहन भाई हैं वो अपनी जॉब्स पे गए हुए थे और उसके अब्बू भी बाहर थे। तो और उनका जो घर था वो कुछ इस तरह से था कि मतलब काफी बड़ा घर था। तो हाफ पोर्शन उनका बिल्कुल अलहदा से था और जो दूसरा पोर्शन था उसमें उनका एक ड्राइंग रूम था बड़ा और उनकी अम्मी का रूम था जो कि बिल्कुल साइड पे था, बिल्कुल एंड में। और उसका जो दरवाजा था एक तो घर में निकलता था और एक जो है वो उनकी स्टेयर्स पे निकलता था। तो मैं लाइट्स वगैरह ऑन करती हुई एंड वाले कमरे में गई हूँ, उनकी अम्मी का जो रूम था वहां पे जाके मैंने लाइट ऑन की है। तो जब मैंने लाइट ऑन कर रही थी मैं,
करके मैं पलटी हूँ तो जो दरवाजा उनकी स्टेयर्स पे निकलता था, उस दरवाजे पे से मुझे बिल्कुल क्लियर उसके भाई की आवाज आई, जिसने मुझसे इस तरह का, मतलब उसने मुझसे ये बिल्कुल उसने पूछा कि लाइट ऑन कर रही हो, क्योंकि हम लोग उसके घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा है, तो बहन भाइयों से भी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो मैंने उसको ऐसे ही हंस के जवाब दिया, मैंने कहा हाँ करके ना, मैंने कहा हाँ मैं लाइट्स ऑन कर रही हूँ, और मैं वापस आ गई। अच्छा, जब मैं वापस आई हूँ तो हम नॉर्मल बात करने लगे, मैं अपनी फ्रेंड से बातें करने लगे हम लोग। तो एकदम उसने अपने फादर को कॉल करी किसी काम से, और अपने भाई, उसी भाई का नाम लिया कि वो अभी तक घर नहीं आया। तो मैंने उस टाइम उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा क्या मतलब, मैंने कहा वो घर पे नहीं है, कहने लगी नहीं वो तो घर नहीं आया। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, तो मैंने कहा अच्छा दूसरा भाई, कहने लगी नहीं वो भी नहीं है, वो भी अपनी जॉब पर है। तो उसके तीनों बहन भाई घर पे नहीं थे, और उसके भाई की क्लियर आवाज मुझे आई है। मैंने उस टाइम उसे बोला, मैंने कहा यार मुझे बहुत क्लियर आवाज आई है, मतलब मुझे फील हुआ है कि कोई यहाँ से गया है, और उसने मुझे बात करते हुए जैसे कोई उतर के चला गया। तो उसने कहा अच्छा खैर, उस वक्त तो कुछ भी ऐसा नॉर्मली उसने लिया। उसके फादर को भी हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बेटा तुम्हारा वहम होगा ये वो करके ना, क्योंकि उनको भी एक ही हफ्ता हुआ था उस घर में जाके। उसके बाद विदिन 2 to 3 वीक्स जब मेरी उससे दोबारा से इस मौजू पर बात हुई, तो मुझे पता चला कि उनके घर में वाकई में कुछ था। और वो उनको इस तरह पता चला कि एक तो उनके जो घर का दूसरे वाला बंगलो था, उसका जो चौकीदार था वो उनके अब्बू से कंप्लेन करने लगा कि भाई आपके घर का जो बच्चा है ना, जो भी आपके घर में बच्चा रहता है, उसका कमरा आप शिफ्ट करवा दें, क्योंकि हम लोग जो है ना सो नहीं पाते, मेरी फैमिली भी यहाँ पे रहती है, हम लोग सो नहीं पाते। तो उन्होंने बोला भाई हमारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं, हमारे तो सबसे छोटा वाला बच्चा है, इतना बड़ा है, यूनिवर्सिटी गोइंग है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, लेकिन आपके तो इस वाले रूम से बहुत क्लियर आवाजें आती है, बच्चा रात भर रोता है आपका। तो उस टाइम उनके अब्बू को थोड़ा महसूस हुआ। फिर उनके अब्बू को इस तरह भी पता चला कि जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते उनकी नजर पड़ी उनके टेबल पे। तो उनका जो टेबल का नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब जो टेबल के नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर पैरों के निशान पड़े हुए थे, और उनको उस घर में बहुत लॉस वगैरह हुआ। तो विदिन 3 मंथ्स उन्होंने वो घर छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये सुने, ये जो आवाज आपने सुनी, आवाज का फिनोमेना, ये भी तो हो सकता है कि बाहर से कोई लड़के बात कर रहे हो। अच्छा, मुझे पता था आप कोई ना कोई लॉजिक जरूर निकालेंगे। हाँ, कोशिश तो करेंगे ना। नहीं, देखिए ना, हर चीज के पीछे वैसे टू बी ऑनेस्ट लॉजिक नहीं होती। नहीं, मैं आपसे उसके भाई की बिल्कुल। हाँ, जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन हर वक्त तो जिन्नात नहीं आ सकते ना। मैं हर हफ्ते शो करता हूँ। आई एग्री, मगर होता ये कि क्योंकि मैंने बताया ना, उसके भाई बहनों से मेरा बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हमारी बहुत ज्यादा थी, तो मैं उसकी आवाज क्लियरली पहचान सकती हूँ। दूसरी चीज, उसने मेरा नाम लेके मुझे बोला, उसने मुझसे बकायदा पूछा कि ज़ैनब लाइट्स ऑन करी हो, इस तरीके से। तो फिर तो वो क्लियर है ना। और उनकी, अच्छा वो तो जगह है ना, अगर मैं आपको एड्रेस तो एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी, लेकिन वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे बहुत कम बंगलोज, बहुत कम है, और ज्यादातर इस तरह की जो मतलब लॉक करके लोग कहीं और सिटीज में या कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पर बहुत कम लोग थे वहाँ पे, आबादी काफी कम थी। तो वो रात के टाइम पे और मगरिब के टाइम के बाद बहुत जो है ना सन्नाटा हो जाता था। इवन दोपहर के टाइम पे भी बहुत सन्नाटा होता था उस गली में। तो पॉसिबल नहीं था। नहीं, मैं तो कोशिश असल में, देखिए मुझे मैं आपको नहीं झुटला रहा ना, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी को झुटलाता नहीं हूँ, सही है। हाँ, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली मैं आपकी बहुत फ्रिक्वेंट लिसनर हूँ, और इवन मेरी कजन्स, हम लोग सब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपको सुनते हैं। तो मेरी कजन से मुझे कहा था कि हो सकता है तुम इस तरह का कुछ कहें मिनाज। तो दैट इज द रीजन कि एक्चुअली ये एक्चुअल किस्सा था, मैं कोई बना कर आपको नहीं बता रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जनाब, बढ़ते हैं एक ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम मोहम्मद है। लास्ट वीक मैंने आपको हवेली जो लाड़काना में है उसके 2 वाक़यात बताए थे। आज 2 और वाक़यात आपको सुनाता हूँ। मिनहाज, ये बात है 2002 की, जब मैं 10 साल का था और हम उस हवेली में खेला करते थे, पूरे मोहल्ले के बच्चे। हम लोग एक शाम को एक गेम खेल रहे थे जिसमें एक बंदा बाकी छुपे हुए लोगों को ढूंढता है। मेरे कज़न की बारी आई
और वो बच्चों को ढूंढने में लग गया। ये बात याद रखेगा कि उस टाइम हवेली में कोई नहीं रहता था और वो हवेली काफ़ी अरसे से बंद थी। खैर, मेरे कज़न ढूंढते ढूंढते वो एक घर की छत पे चला गया जिसकी दीवार इस हवेली के साथ ही थी। वो ऊपर जैसे ही पहुंचता है तो उसको एक औरत दिखती है। तो मेरे कज़न ने कहा कि चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिनहाज उस औरत ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसकी आंखें सुर्ख लाल और अजीब सी शक्ल जैसे बदसूरत हो, हाथ और पाँव के नाखून बहुत बड़े। मेरे कज़न उसको देखते ही सुन हो गया और वो औरत उस घर की छत से हवेली की छत पे चली गई, लेकिन उसके बाल इतने बड़े थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक छत से दूसरी छत पे चले गए। मेरे कज़न वहाँ से भागा और अपने घर जाकर पहुँचा। 3 दिन उसको बुखार नहीं उतरा। दूसरा वाक़या ये है कि मेरी वालिदा कहती हैं कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं जून जुलाई में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं, तो गांव देहात में लोग छत पे या सहन में सोते हैं रात को। मेरी वालिदा बताती हैं कि हम जब भी छत में सोते थे तो जो मेरी छोटी चाची, वो जिन्नात से बहुत डरती थी, उनको पत्थर लगते थे और हम जो नहीं डरते थे उनको वो तंग नहीं करते थे। जब मैं बड़ा हो गया और काफ़ी लोगों से उस हवेली के बारे में सुना तो मुझे यही अंदाज़ा हो गया कि जो लोग जिन्नात से डरते हैं वो उनको तंग करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे और मेरी फैमिली के एक भी मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद। ये मुझे बताएगा कि ज़रूर, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये हवेली कहाँ पे है और क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपके साथ ही बल्कि चले जाएं। अगर इतनी करीब है तो हम जाके देख के आ जाएं। खैर जनाब, आज कराची में खूब बादल बरसे, इतने बरसे कि आधी कराची वालों को रोड नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस लास्ट ईयर भी इसी तरह की एक बारिश हुई थी और एक हमारे दोस्त साहब हैं, वो शहर से थोड़ा सा दूर एक बहरिया टाउन बना हुआ, वो वहाँ रहते हैं। तो वो कहते हैं कि बारिश थी, हम लोग अपने बहरिया टाउन से टूवर्ड्स शहर की तरफ आ रहे थे लेट नाइट। पता नहीं उनको किसी को एयरपोर्ट ड्रॉप करना था या आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली याद। वो कहते हैं कि हम शहर के अंदर घुसे हैं और ये गुलिस्तान जौहर की तरफ से आते आते पता नहीं कौन से रास्ते से, तो कहते हैं मैं गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ और मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है और हम रोड पे जा रहे हैं और हमने काफ़ी दूर डिस्टेंस पे एक औरत को देखा जो कि नॉर्मल रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन बकौल उनके वो कहते हैं कि वो औरत रोड तो क्रॉस कर रही थी लेकिन उसके पैर नहीं थे, वो हवा में लेविटेट करती हुई जा रही थी। और कह रही मैं अपनी आंखों से, हम दोनों ने देखा है। और ये एग्जैक्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो ये यूनिवर्सिटी रोड है इधर की बात है। आज से कुछ आई थिंक 1-2 साल पहले भी एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हुई थी, अगर आप लोग को याद हो, कि यूनिवर्सिटी रोड पे एक औरत और एक औरत दिखती है जो व्हील चेयर पे किसी को खींच रही है। मुझे भी ये पता चला, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जिन है, चुड़ैल है, ये है, वो है। वो आगे तक जाती है और फिर गायब हो जाती है और ये हो जाता है, वो हो जाता है, और काफ़ी अरसे तक ये बात होती रही। अच्छा, क्योंकि हमारा एक दोस्त है वो गुलिस्तान जौहर में ही रहता है और अमूमन मैं लेट नाइट हॉरर शो करने के बाद उनके घर चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उस दिन भी मैं इसी तरह जा रहा था, मैं गाड़ी अपनी कराची यूनिवर्सिटी से गुजारता हुआ जा रहा हूँ, तो मैंने नोट किया कि ऑपोजिट साइड पे, मेरे राइट साइड पे जो रोड टूवर्ड्स समामा की तरफ आ रही है, उस पे मैंने इसी तरह की एक खातून, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि बच्चा था
जो व्हील चेयर को घसीट रहा था और औरत बैठी हुई थी, या औरत व्हील चेयर को घसीट रही थी। तो मुझे कुछ, मैं तेज गाड़ी चला रहा था, रात के 3 बजे 2 बजे को इतना रश नहीं होता, तो मुझे लगा कि मैंने ये देखा है। मैंने अभी, मुझे कंफर्म नहीं था, मैंने वापस यू टर्न लिया। मैं वापस, अब मेरी फेसिंग हो गई टूवर्ड्स सवामा। अब मैं वहां पे जाने लगा प्रिसाइसली इस चीज को मॉनिटर करने के लिए। मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने बैठ जाता हर जगह कि जिन्नात हैं तो मैं इन्वेस्टिगेट कर लूं, लेकिन चूंकि ये मेरे साथ उस वक्त हो रहा था तो मैंने सोचा कि जाके देखूं। तो मैंने फिर देखा कि एक औरत थी, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, एक औरत थी, वो व्हील चेयर घसीट रही थी और व्हील चेयर पे कोई और बैठा हुआ था। अब मैं ये भी क्रॉस करके, अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होने का, यार ये पता नहीं जिन्नात हैं या नहीं है, क्या है। अब मैं उनको क्रॉस कर गया, अब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ मैंने ये तो देखा और ये सामने है। वापस मैं यू टर्न करके दोबारा अब अपने दोस्त की तरफ जाने लगा। समामा से नीचे यू टर्न है। तो मैंने नोट किया, अब मैंने गाड़ी स्लो चलाना शुरू की, मैंने नोट किया कि वो जा किधर ने। अगर आपने नोट किया हो कि उसी रोड पे राइट साइड पे, यानी कि KU के ऑपोजिट कच्ची आबादियां बनी हुई हैं, झोपड़ियां वगैरह। तो मैंने प्रॉपर उनको वहाँ पे, वो जो भी व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे, बैठी हुई थी, वो उठी, क्योंकि उसको कोई था नहीं तो वो उठी। उन्होंने व्हीलचेयर भी उठाई, फिर व्हीलचेयर रखी, और दोनों साहिबा जो हैं, वो साहिबा थी, एक साहब थे, जो भी था, वो दोनों वॉक करते हुए व्हीलचेयर पकड़ते हुए उस बस्ती की तरफ जा रहे थे। तो मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ये चक्कर था। तो जो बहुत सारे लोग कॉल करके हमें वाक़या बता रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था लॉजिक ढूंढने की, वो रीज़न ये होता है कि आप गए, आपके साथ कोई वाक़या पेश आया, आपने किसी को देखा गुजरते हुए और आप वहाँ से भाग के वापस आ गए, तो कहानी तो आपने उसी वक्त ख़त्म कर दी। हालांकि वाक़या तो उस वक्त शुरू होना था जब आप उसके पीछे जाते या आप लॉजिकल होने की कोशिश करते। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि किसी घर के अंदर घुसें या किसी ऐसी जगह पे घुसें जहाँ आपको पता है कि यहाँ जिन्नात हैं या आपके ऊपर कुछ अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम दें। वो कहते हैं ना, हर चीज़ में टाइम देना चाहिए। खैर, वो तमाम लोग जो हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं, हमारा फेसबुक लाइव जो है वो अब अपने अख्तिताम पे पहुंच चुका है। अगर आप लोगों ने पूरी एपिसोड सुननी है और वाक़यात सुनने हैं तो आप हमें YouTube पे ज्वाइन कर सकते हैं, www.youtube.com/minhaj-ali-askari। उस चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन। चलो जनाब, अब बढ़ते हैं अपनी एक ऑडियो नोट की तरफ जो कि हमें भेजी है किसी ने, और सुनते हैं कि क्या वो वाक़या जो हमसे शेयर कर रहे हैं। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मिन्हाज मुमताज़ बात कर रहा हूँ। आपका शो सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेट नाइट शो। एक वाक़या है उससे रिलेटेड, अगर आपको मैं सुनाऊँ, और ये वाक़या है एयरपोर्ट का। आपने देखा होगा, सुना होगा कि 4-5 साल पहले दहशतगर्दों ने एयरपोर्ट पे जिस जगह से हमला किया था कार्गो की तरफ से, जो पुराना 3 नंबर टर्मिनल था उसको कार्गो में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी एयरलाइन के कार्गो डिपार्टमेंट और इमीडिएट कार्गो जो डिलीवरी है सेक्शन वो बना दिया है। तो इसी तरीके से हमारा PIA का भी कार्गो सेक्शन, इमीडिएट कार्गो जो होता है ना डिलीवरी के लिए, जैसे लाइक ब्लड सैंपल होते हैं, ह्यूमन आइज़ आती हैं श्रीलंका से, या न्यूज़पेपर वगैरह होता है, या ऐसा कोई जो है इमीडिएट डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पर एक काउंटर है। वहाँ पर कस्टम वाले भी होते हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी होती है गेट पे। तो हमारे भी 2 लड़कों की वहाँ पर ड्यूटी थी। नाइट ड्यूटी होती है, डे ड्यूटी होती है। तो नाइट में 2 लड़के थे। तो
वो लोग ड्यूटी कर रहे थे, तो उन दोनों में से एक लड़का बोलने लगा दूसरे से कि यार मेरी खाला के पास जो है ना वो जिन्नात की हाज़िरी होती है और जिन्नात बुलाती हैं और उनके मौक्कल हैं। वो इस किस्म के किस्से सुना रहे थे। रात के कोई 2-2:30-3 बजे का टाइम था। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो जगह है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मतलब कस्टमर जो है ना उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर खड़ा होगा। कस्टम का भी सिपाही होता है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का भी सिपाही होता है वहाँ पर। कोई बगैर कार्ड के जो एयरपोर्ट एंट्री पास होता है उसके बगैर उस जगह से आगे कोई जा नहीं सकता। तो वो दोनों लड़के बैठे हुए अंदर बातें कर रहे थे और एक लड़का उसको अपना खाला का किस्सा सुना रहा था कि मेरे खाला के ऊपर जो है ना जिन्नात आते हैं, हाज़िरी आती है, ऐसे ऐसे अपनी बातें हो रही थी रात में। जैसे आपका शो होता है तो आपस में वो बातें चीतें करते। तो दूसरा लड़का बोलने लगा उससे कि यार अपनी खाला से कहो कभी हमें भी जिन दिखाएं, मैंने तो कभी भी नहीं देखे, बड़ा मुझे इश्तियाक है। ये बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो गए। 5-7 मिनट बाद उन्होंने देखा कि एक लंबा सा आदमी, बहुत ना शलवार कमीज़ में, बिल्कुल नॉर्मल फेस का, ब्लैक कलर था उसका, थोड़ा डार्क और सफ़ेद कॉटन का शलवार कमीज़ पहने था और कद थोड़ा सा उसका आम लोगों से ज़रा लंबा था, यानी कि 6.5-7 फीट के करीब। तो वो आया और आके तीसरी कुर्सी पे बगैर मतलब कुछ कहे बैठ गया। तो वो लड़के समझे कि कोई डिलीवरी लेने के लिए कोई कार्गो आएगा। उन्होंने नॉर्मल अंदाज से बिहेव किया। उन्होंने कहा जी जनाब आपका कोई कार्गो आया है, कुछ डिलीवरी चाहिए किसी कार्गो की, बताएं। तो वो बोलने लगा, हंस के बोलने लगा कि नहीं कार्गो वार्गो कुछ नहीं आया, मैं तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो आप याद कर रहे थे तो मैंने कहा चलें, आपने याद किया तो आपसे सलाम दुआ कर लें। अब ये कुछ अजीब से हुआ। अच्छा भाई आम इंसान बैठा हुआ है, अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच आप आए। तो लेकिन इन दोनों ने ना कुछ ऐसा फील किया जो उन्होंने मुझे बताया कि इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और जिसे मैं जो एक सरसराहट सी जो है ना, जैसे हल्का सा बुखार सा आया था ना, ऐसा फील होने लगा। सॉरी, लेकिन वो दोनों मतलब आप उनके उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बैठे। तो बोला नहीं, जब आपसे बस मुलाकात हो गई अब मैं चलता हूँ। उठा और वो जाने लगा। तो उस दोनों लड़कों ने देखा कि पीछे जा रहा है, वो नजर आ रहा है बाकायदा जाता हुआ। लेकिन जब 40-50 फीट दूर, जब वो जहाँ पर पोस्ट थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही की और कस्टम के सिपाही की, वहाँ पहुंचा तो उसके बाद फिर वो नजर नहीं आया और वो गेट क्रॉस करके जैसे हवा की तरह ये पीछे उसके गया। उसने जाके एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों को पूछा कि यार आपने बगैर कार्ड के, बगैर इजाजत के बंदे को अंदर आने कैसे दिया? उसने बोला आपका दिमाग खराब हो गया साहब, मैंने किसको अंदर आने दिया और अंदर आया कौन है? देखें आप। बोला यार अंदर आया बंदा, 5 मिनट बैठा हमारे पास और फिर वो अभी बाहर निकल के गया, अभी आप जाके देखें तो इधर ही होगा। वो उसके साथ वो भी गया, हमारे PIA के बंदे भी गए, वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाला भी गया और साथ में कस्टम का सिपाही भी गया। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था। और ये वो जगह है जिसपे एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर 3 नंबर टर्मिनल था। हज टर्मिनल 2 नंबर टर्मिनल में हज टर्मिनल बनाया था, उसके बराबर में 3 नंबर टर्मिनल बनाया था, उसको कार्गो में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद पार्किंग भी है और आपने देखा होगा उस कोने पे मस्जिद भी है। लेकिन रात में जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई नहीं होता, यही कार्गो वगैरह लेने के लिए लोग आते हैं, इक्का दुक्का वो होते हैं। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था। फिर इसने कस्टम के सिपाही से बोला यार आपने भी नहीं देखा? चलो आते वक्त नहीं देखा तो जाते वक्त तो देखते। उसने बोला भाई कोई चिड़िया का बच्चा भी ना यहाँ से अंदर गया है और ना वहां से वापस गया है। आप कैसे बोल रहे हैं हम बगैर गार्ड के किसी को छोड़ देंगे यूनिफॉर्म में? अब फिर ये समझे तो फिर वापस आके बैठे, ये समझ गए इन्होंने कुछ गड़बड़ है। इसने सुबह ही सुबह अपनी खाला को टेलीफोन किया उस लड़के ने और रात का पूरा किस्सा बयान किया। उसने खाला ऐसे ऐसे हम बात कर रहे थे और आपको मेरे दोस्त ने कहा था कि, तो खाला ने छूटते ही बोला कि तुम्हारे दोस्त को देखने का बहुत इश्तियाक था ना, तो उसने देख लिया, चलो वो खुश हो गया होगा। और खाला ने टेलीफोन बंद कर दिया। ये तो किस्सा वो दोनों आके मुझे, तो जो किस्सा सुना रहा था जिसकी खाला की वजह ने, वो तो कुछ नहीं बोला, वो तो हंस रहा था। लेकिन जो साहब को इश्तियाक था देखने का, वो मेरे पास आए सुबह, बोलने लगे सर मेरा आप ट्रांसफ़र कर दें किसी और जगह पर, मैं वहाँ पर ड्यूटी नहीं करूँगा नाइट में। मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर उन्होंने ये पूरा किस्सा मुझे सुनाया। फिर मैंने उनका ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरी जगह पर। तो वो 3-4 दिन तो वो बीमारी पड़े रहे, फिर मैंने उनका ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पर। तो ये वाक़या था आपको शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुश रखे।
बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, आपने अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या में सुनाया। और इससे पहले भी इस इदारे के हवाले से आज से जो सेकंड सीज़न था मेरे लेट नाइट हॉरर शो का, उसमें भी एक बड़ा इंकशाफ किया था एक वहीं के काम करने वाले ने। एक इन्हीं का जो PIA का एक ऑफिस है उधर, उसके किसी एक मखसूस फ्लोर के बारे में जो कि बंद कर दिया गया इस वजह की वजह से। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैंने आपको कुछ महीनों पहले अपनी एक ईमेल सेंड की थी जिसमें अपने पुराने अपार्टमेंट का जिक्र किया था जो कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में है अभी भी, मगर हम वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। हमें शिफ्ट हुए भी वहाँ से 8-9 साल हो चुके हैं। मिनहाज, हम उस अपार्टमेंट में 18 साल रहे हैं। मैंने जो कि आपको पहले भी बताया था, 1993 में जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पर 3-4 अपार्टमेंट्स के बीच में एक बहुत पुराना बंगला था जो काफ़ी खस्ता हाल था। और जब हम वहाँ से शिफ्ट हुए थे, जब हम उधर शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम हमें रात को एक औरत के चीखने की और उसके बच्चों के खेलने की शोर की आवाज़ें आया करती थीं उस घर से। बहरहाल फिर उस घर को तोड़कर वहाँ एक अपार्टमेंट बनाया गया और उसकी भी बड़ी बुरी कहानी है। वो ये कि वहाँ बकरे के सदक़े किए गए, फिर कहीं जाकर वहाँ अपार्टमेंट बना, फिर सब नॉर्मल हो गया। अब ये कहानी स्टार्ट होती है मुझसे। ये 2006 की एक रात ये 2006 की एक रात की बात है। मैं अपनी 2 छोटी बहनों के साथ सो रही थी एक कमरे में। उसी कमरे में मेरी अम्मी भी सो रही थीं और दूसरे कमरे में मेरा छोटा भाई सो रहा था। गर्मियों के दिन थे। मुझे अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़कर सोने की आदत है, तो मैं अपने ऊपर दुपट्टा ओढ़कर सो रही थी। मेरी नींद उन लोगों में से है जो लेटे ही नहीं सो जाते हैं। काफ़ी टाइम करवटें बदलती हूँ, फिर कहीं जाकर मेरी आंख लगती है। तो उस दिन भी सब घर वाले सो गए, मगर मैं अपने चेहरे पे दुपट्टा ओढ़ कर लेटी हुई थी। मैं इतना जानती हूँ कि मैं सो नहीं रही थी, बस मैं अपनी आंखें बंद की हुई थी, सोने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पे से हल्के से दुपट्टा हटाया हो। मैंने ऐसे ही बंद आंखों से दुपट्टा दोबारा से अपने चेहरे पर ले लिया। 1 मिनट बाद फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। समझें, ये सिलसिला मेरे साथ कम से कम 3 घंटे चलता रहा और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं डर कर अपने बराबर में सोई हुई छोटी बहन तक को उठा भी नहीं सकती थी। बस फिर मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, जो भी मुझे आयतें आती थी वो पढ़ना शुरू कर दी। खैर, जैसे ही फजर की अजान शुरू हुई तो उससे चंद मिनट पहले ही ये डर का सिलसिला भी थम गया। बट मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, नॉर्मल ही लिया। अब तो समझे कि ये सब रोज़ ही होने लगा, मगर डिफरेंट तरीक़ों से। जैसे मैं सो रही हूँ तो ऐसा लगे जैसे कोई मेरे सर के नीचे से तकिया निकालने की कोशिश कर रहा है। कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे बाल सोते हुए ही खींच रहा हो। एक दिन तो अजीब ही बात हुई मिनहाज। हम लोग FM बहुत शौक से सुनते थे। उस रात भी मैं FM सुन रही, अपनी अम्मी और मेरी बहनें भी जाग रही थीं। मुझे सुनते सुनते नींद आने लगी तो मैंने बस अपना मोबाइल ऑफ करके दूसरी तरफ करवट ली ही थी कि एक बिल्कुल काला शैडो मेरे ऊपर आने लगा और उसने बिल्कुल मुझे पैरालाइज कर दिया। ना मेरी ज़बान साथ दे रही थी और ना ही हाथ पैर चल पा रहे थे। अब अगर आप इसको स्लीप पैरालिसिस का नाम भी दे दें तो बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। बट मैंने तो सिर्फ एक करवट ही ली थी अभी, तो मैं नींद में गई ही नहीं। आहिस्ता
नींद में गई नहीं। ऐसा लगा जैसे वो चीज़ जो भी थी वो इंतज़ार कर रही थी मेरे करवट बदलने का। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस चीज़ से छुड़ाकर एकदम चीख मार कर उठी। मेरे घर वाले फ़ौरन उठे। अम्मी ने मुझसे उस वक्त कुछ नहीं पूछा, मुझ पर दम करके मुझे सुला दिया। फिर अम्मी ने जब सुबह मुझसे पूछा तो मैंने अपनी वालदा को सब बता दिया। अम्मी ने रोज़ ही मुझ पर दम करना स्टार्ट कर दिया और वो चीज़ मुझे रोज़ तंग करती। मुझे तावीज़ तक लाकर दिया, मगर मुझे वो पहनने के बाद रात को पायल के छन छन की आवाज़ आती। फिर मैंने अम्मी के कहने पर वो तावीज़ भी उतार दिया। अब वो चीज़ जो कि एक औरत थी, और ये सब मुझे ऐसे पता चला। सर्दियों के दिन थे। मैं ऐसे ही अपने कमरे की चौखट पर लेट गई, अपने ऊपर ब्लैंकेट ऊपर लिया। मैं अभी सिर्फ अपनी आंख बंद ही की थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे एक औरत मुझे बाकायदा घसीट कर बैल्कनी की तरफ ले जा रही हो। मैं जितनी भी मुझे दुआ आती थी उस वक्त पढ़ सकती थी, सब पढ़ ली, क्योंकि मुझसे ये सब रियल में फील हो रहा था। मुझे आज भी याद है उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल काफ़ी लंबे थे और उसका चेहरा क्लियर नज़र नहीं आया। फिर पढ़ाई करने से उसने मुझे छोड़ दिया। ये सिलसिला कब तक चलता रहा? जब तक हमने वो घर नहीं छोड़ दिया। और ये घर हमने इस तरह छोड़ा कि एक रात मुझे ख्वाब आया और उस ख्वाब में मुझे वही औरत नज़र आई जो मुझे हकीकत में परेशान करती थी। उसने अपने हाथ में एक वज़ाइफ शरीफ पकड़ा हुआ था और ये वही वजीफ़ा था जो पहले हमारे पास था, और वो शहीद होने की वजह से अम्मी ने एक मस्जिद में दे दिया था। मगर वो उस औरत के हाथ में क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आई। और हम सब घर के लोग बैल्कनी वाले कमरे में खड़े थे और वो औरत मुझसे ही बात कर रही थी। वो मुझसे कहती है कि मैं इस किताब से नहीं जाऊंगी, तुम फला सूरत पढ़ लोगी, मैं उससे जाऊंगी। मिनहाज मैं फला इसलिए लिख रही हूं कि वो सूरत मुझे याद नहीं है अभी। कभी मुझे आज भी ये ख्वाब पूरा याद है, मगर वो सूरत बिल्कुल याद नहीं कि उसने क्या सूरत बताई थी जो मुझे याद नहीं। खैर, हमने इस बात के बाद 2 महीने में वो फ्लैट छोड़ दिया। उस घर में हम लोग जब तक रहे, वहाँ हम लोगों को रात को किचन में बर्तन बजने की आवाज़ आती थी, जिस पर मेरी वालदा कहती थी कि यहाँ पर अच्छी चीज़ भी है जो उस औरत को तुम पर मुसलसल हावी नहीं होने दे रही। और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ। कैसे? ये बात मैं आपको फिर किसी और ईमेल में बताऊंगी। चलें जनाब, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग ईमेल। बहुत सारे लोगों के साथ बिल्कुल एक बात दुरुस्त फरमाई इस ईमेल में कि स्लीप पैरालिसिस एक फिनोमेना है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब ये मेरा मानना है, जो कि बिल्कुल गलत हो सकता है और होपफुली गलत हो जाए। 1% चांस ये भी तो है कि सिमिलर सिम्टम्स हो आपके साथ और वो स्लीप पैरालिसिस ना हो। क्या पता वो हकीकत में आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही हो, आपको इंडिकेशंस मिल रही हो, हिंट्स मिल रही हो। यू नेवर नो। खैर, नेक्स्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीरा है और मैं काफ़ी टाइम से आपको बताना चाहती थी। ये मैंने मैसेज आपको कई जगह पे किया लेकिन आप तक शायद पहुंचा नहीं। खैर,
मैं 9 साल की थी उस टाइम। तो हुआ कुछ यूं कि पहले तो जब हम उधर शिफ्ट हुए, किधर शिफ्ट हुए, किसी घर में शिफ्ट हुए, तो बहुत ही कोई वहशत होती थी उस घर में। और फिर हल्के हल्के वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। फ्लैट का नेम आइडियल आर्केड फेज 2 ब्लॉक ए था, 3rd फ्लोर पे, जिसकी गैलरी उस जगह खुलती थी जहाँ पे जुम्मा बाज़ार लगता था यूजली। वहाँ कचरा भी हुआ करता था, तो इसलिए ज़्यादातर भी लगता था, ज़्यादा डर और लगता था, बिकॉज़ ऐसी जगहों पे जिन्नात हुआ करते हैं। तो हुआ ये कि हमारे रूम गैलरी की तरफ था, हमारा रूम गैलरी की तरफ था। तो हम गैलरी के फौर बंद करके, अच्छा, गैलरी का दरवाज़ा बंद करके सोते थे और कुंडी भी लगाते थे। क्यों अक्सर वो गेट खुल जाता था, आई डोंट नो कैसे। हमको फील ये जब हुआ जब हमने कुंडी लगाई, और वो कुंडी बहुत ही जाम होती थी, कोई भी आसानी से नहीं खोल पाता था। पर रात को वो कुंडी खुलती और गेट दोबारा खुल जाया करता था। हमारे कंप्यूटर ट्रॉली की सीट खुद हिलने लग जाती थी, कैसे, जैसे कि कोई उस पर बैठ गया हो। गोल घूमना शुरू हो जाती थी। वो पहियों वाली चेयर थी। तो हमने ये वालदा को बताया, तो वो लोग कवर करने लग गए इस चीज़ को कि नहीं, वो तो यहाँ घर के करीब है, इसलिए तुम लोगों को लगता होगा कि यहाँ कुछ फलाना ढिमकाना एक्सक्यूज। लेकिन एक दिन ये हुआ कि हम सो रहे थे, तो हमारी छत से आवाज़ें आने लगी, लाइक छत पे खेलने की आवाज़ आ रही थी। हमने इग्नोर कर दिया। वो आवाज़ें डेली आने लग गईं। लकीली हमारे घर में दावत थी, तो हम जाग रहे थे, और वो आवाज़ एग्जैक्टली 12 बजे से के आसपास ही आती थी। तो जैसे ही मेहमान खुदाफिज कह के 12:30 बजे हो रहे थे, वो आवाज़ दोबारा आने लगी, और हमको लगता था बच्चे हैं शायद। तो मेरे भाई को वालिद ने बोला कि जाओ देख के आओ कि कौन है, और पापा भी साथ पीछे आने लगे थे। तो मैं और मेरा भाई जल्दी भाग के हम गए। हमने देखा कि 2 बच्चियां उछल रही थीं छत पे। टैंकी के पाइप थे उसके पास, और हमने जैसे ही देखा वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। हम दंग रह गए और भागते हुए नीचे गए। वालिद सीढ़ियों में ही खड़े थे। हमने बोला नीचे चलें, फिर हमने जाके बताया। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई थी। किसी और दिन मौका मिला तो हम आपको ईमेल भेजेंगे। खैर जनाब, ये 2 बैक टू बैक ईमेल्स थी। आप लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा आप लोग ईमेल लिखें तो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग उर्दू में ईमेल लिखते हैं, क्योंकि ये आप लोग अंग्रेज़ी की ईमेल लिखते हैं जो उर्दू में होती है तो उसकी स्पेलिंग ही अलग होती है, मुझे नहीं समझ में आती। और मैं ये लाइव पढ़ रहा था तो मुझसे गलतियाँ होना शुरू जाती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा बुरा लहजा अपना रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि या तो भेजने से पहले पढ़ लें कि आपने लिखा क्या है, सही लिखा है कि नहीं लिखा। खैर, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 02134326675 या फिर 02134326676, वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। खैर, एक अचानक से ना मुझे बात याद आई। बड़े बुजुर्गों की बातें भी बड़ी अजीब होती थी। अगर हम लॉजिक में उसको बताना शुरू कर दें तो समझा ही नहीं पाएंगे। जैसे किसी ज़माने में, जैसे मेरी दादी बताती थी कि मेरे दादा के ऊपर जिस घर में मैं पैदा हुआ था,
PCHS ब्लॉक 2 में। तो मेरे दादा के ऊपर अक्सर एक मटका आया करता था। अब ये जब मुझे दादी ने बताया तो मैं काफ़ी 10-11 साल का हूँगा, तो उस वक्त मेरे दिमाग में कि मटका क्या मतलब, चिकन कढ़ाई होती थी उसमें क्या होता था? कहती नहीं, मटका आना, एक उड़ता हुआ आपको अगर मटका नजर आए तो इसका फिनोमेना है। फिनोमेना ये है कि ये काला जादू के लिए इस्तेमाल होता है। किसी पे काला जादू करना है, आप उस मटके के जरिए करते हैं, वो मटका उड़ता हुआ जाता है और जिस शख्स के ऊपर वो काला जादू होता है वो उसके सर के ऊपर आके गिर जाता है, या क्या होता है ऐसे। अब ये बात जो है, वैसे अगर आप साइंस के हिसाब से देखें तो आप हंस पड़े, मजाक उड़ाएं कि ये क्या बातें हो रही हैं, मटके उड़ते हुए आ रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर तो ये डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, मटकों के ज़रिए आप बेचते रहें सबके घरों में खाना। लेकिन जब हम पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, साइंस से टूवर्ड्स इस एंगल पे आते हैं कि व्हाट इफ ये सच्चाई हो, क्योंकि यही चीज हमें वेस्ट ने तो सिखाई है ना, क्वेश्चन करना, हर चीज को क्वेश्चन करना, ये वेस्ट ने सिखाया है। वेस्ट ने एक और भी चीज सिखाई है कि व्हाट इफ भी तो हो सकता है, इफ एंड बट्स भी तो हो सकते हैं। तो अगर हम सोचें कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि काला जादू इसके बारे में तो मतलब 100% हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करता है। हमारे अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हो चुका है। तो ये चीज की एग्जिस्टेंस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि वो उड़ता हुआ आता है पॉट, ये काफी डिस्टर्बिंग है। आप मुझे बता सकते हैं, आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं, क्या ऐसा आप लोगों ने सुना है या आप में से किसी ने देखा है? कोई है ऐसा शख्स जिसने देखा हो ऐसा होते हुए? तो प्लीज मुझे प्लीज हमें कॉल करके बता सकते हैं आप लोग, या ईमेल कर सकते हैं। और प्लीज मुझे ये नहीं बताया कि इस प्रिसाइसली इस चीज पे कि मेरे कजन ने देखा था या मेरी दादी के उन्होंने देखा था। नहीं, मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाह रहा हूँ कि क्या आपने देखा है होते हुए इस तरह कोई उड़ती हुई जा रही है। और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये इसी रीजन में है। मैंने ये किसी और रीजन में नहीं सुना, सिर्फ एशियन साइड पे सुना है। तो अगर है तो आप लोग मुझे बताइए ईमेल के जरिए या कॉल के जरिए। खैर 02134326675 या फिर 02134326676 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं सहर बात कर रही हूँ। सहर कैसी हैं कराची से? जी सहर कैसी हैं आप? जी, मुझे अपने साथ जो रिसेंटली हमारे साथ हो रहा है मुझे वो शेयर करना था। अच्छा सहर, सबसे पहले तो जिस जगह पे आप बैठी हुई है ना वहाँ पे बच्चे हैं, तो आप या तो आप दूर हो जाएं या बच्चों को दूर कर दें। नहीं, मैं बच्चों को जरा दूर कर देती हूँ ना। जल्दी से कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं कर रही हूँ जी। अब ठीक है? जी बेहतर है। जी। तो अभी रिसेंटली हमारे साथ ही ये वाकया हो रहा है। अभी आप काले जादू के बारे में बात कर रहे थे, तो रिसेंटली मेरे हस्बैंड पे भी हुआ था ये, उन्होंने उसका तोड़ करवाया है। नहीं देखिए, मैं इलाज भी चल रहा है साथ में। सर मैं काले जादू के ऊपर नहीं बात कर रहा जी। वो तो मैं उसकी बात करता प्रिसाइसली कि वो एक कटोरा उड़ता हुआ आता है। में आप बता रहे थे ना, वो हमारे रिलेटिव क्या हुआ था, हमने भी सुना था लेकिन हमने कभी देखा नहीं अपने आंखों से वो ना। नहीं तो हांडी किस तरह उड़ती हुई आई है। लेकिन जो हमारे घर में अभी जो एक्टिविटीज हो रही है ना, जहाँ मैं भी स्टिल रह रही हूँ अपने बेडरूम के अंदर भी, सही के बाकायदा ब्लैक शेडो नजर आता है कि पीछे से कोई गुजर गया है हमारे। मैं कोई काम कर रही हूँ किचन में
तो कोई लग रहा है साथ खड़ा हुआ है, जब पीछे मुड़ के देखो तो कोई भी नहीं है। वो आप अपार्टमेंट में रहती हैं? जी, आप अपार्टमेंट में रहती हैं? नहीं, अपार्टमेंट नहीं, हमारा घर है। हम लोग चेक पोस्ट 6 के ऑपोजिट रहते हैं, मलिर कैंट। मलिर कैंट में रहते हैं? जी जी, मलिर कैंट में। तो क्या होता है हमारा जहाँ इलाज चल रहा है अभी, तो यही प्रॉब्लम है। हस्बैंड के ऊपर तो काला जादू के असरात हैं, लेकिन हम पूरी फैमिली जो है हमारी, हम उसी के जेर असर आए हैं सारे अभी ना, इफेक्टिव हुए हैं। तो ये काला जादू का कैसे पता चल गया आपके के मियाँ के ऊपर? उन्होंने जो वो बताया इस तरह कि घर में से जो तावीज वगैरह निकले थे हमारे काफी, और जो इलाज कर रहे हैं तो उन्होंने भी निकाले घर से तावीज। बाहर हमारे जो लॉन है क्यारी, उसमें भी दबाए हुए थे, घर की अलमारी में से भी निकले। और ये पता चला कि किसने करवाया? ये मालूम है हमें, लेकिन हम अभी कुछ कह नहीं सकते, या हम कोई एक होता है ना बिल्कुल ऑथेंटिक वही है या कोई और है, ये हम कंफर्म कर नहीं सकते। किसी पर इल्जाम लगाना भी गलत है ना अभी। नहीं, तो वो जो बाबा थे उन्होंने नहीं बताया? नहीं, उन्होंने बता दिया हमें। अच्छा, बता दिया उन्होंने हमें कौन है कि किसने करवाया है। अच्छा सुनिए सर, अच्छा, हम इस पे मुतमईने के इलाज हो रहा है। मेरे हस्बैंड के ऊपर भी बाज़ औक़ात हाजिरी हो जाती है, जिस वक्त वो इलाज कर रहे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर में आके हमारे बैठते हैं। अच्छा, उनके ऊपर जब दम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या होता है? उनकी आवाज चेंज हो जाती है और उनकी आंखें एकदम रेड हो जाती हैं। ये मैं और मेरे बच्चे हम देखते हैं घर के अंदर। और अभी रिसेंटली आपका शो था 2 वीक्स पहले का, वो सुन रहे थे ये ना, हम सुनते हैं आपका शो ना हर फ्राइडे, तो शो सुनते सुनते ही उनके ऊपर हाजिरी हो गई थी। अरे मेरी आवाज सुनते सुनते हाजिरी हो गई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी बुरी तरह उन्होंने हंसना शुरू किया, कंटिन्यूसली वो हंसते ही चले जा रहे थे। और पहले तो हम लोग समझे कि मजाक कर रहे हैं शायद वो है, तो मेरे बेटे ने आके बोला अब्बा क्या हुआ, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे। फिर मैंने जिनसे हमारा इलाज चल रहा है, जिन साहब से, मैंने उनको कॉल की, उनको मैसेज किया, फिर उनको बताया, तो कहने लगे नहीं, वो जो एक पॉइंट पे कोई आप बात कर रहे थे ना, वो क्लिक कर गई। क्या क्लिक कर गई? तो उनके अंदर जो चीज है ना वो बाहर आना शुरू हो गई थी, मतलब जाहिर होना। तो वहां से फिर उन्होंने दम किया है, तो फिर जब जाके नॉर्मल उसमें आ गए, फिर नॉर्मल हो गए। वरना जब वो एकदम बाकायदा फील होता है कि आवाज चेंज हो जाती है, आंखें बदल जाती हैं पूरी। तो ये मुझे अच्छा, अभी आपने तो मुझे बड़ा हुक कर लिया कि मेरे शो के दौरान वो सुन रहे थे और मेरी आवाज की वजह से कुछ उनके साथ हो गया, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा था जो। जी आप ना वो ना जिन की जो फीमेल होती है ना, उनके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, जिन्नात की हाँ, उनके जी आप उनके बारे में बात कर रहे। तो मेरे हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो यही है, उनके पीछे जो मसल्स होते हैं ना, L4 L7 जो होता है, C5 होता है, पीछे जो बैक बोन के अंदर जो जा रहा है ना नसें, उसमें इनके ना प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे जिन तैनात किए हुए थे कि मतलब पढ़ाई उस तरह करते थे कि इनके पेन एकदम उठ जाता था, ये लेट भी नहीं सकते थे बिस्तर के ऊपर ना। तो MRI वगैरह हुई, सब कुछ करवाया, लेकिन डॉक्टर ने तो डायरेक्ट ऑपरेशन कह दिया था। लेकिन फिर हमारी अम्मी ने बताया हमें कि वो साहब है, उनके पास जाओ। जब उनको पता चला तो कहने लगे नहीं, ये वो मेडिकली मसला है ही नहीं है, तिब्बी मसला नहीं है ये ना, ये रूहानी मसला है। तो फिर उन्होंने उसका इलाज किया, माशाल्लाह वो तो बिल्कुल ठीक हुआ है वो चीज ना। लेकिन जो चीज बॉडी के अंदर उतार देना होता है ना, जो उतर जाती है, तो जो बॉडी में उतरा हुआ है तो वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है अब ना। अच्छा सहर, मुझे बताइएगा कि मैं तो अभी तक उधर ही फंसा हुआ हूँ जब आपकी आवाज पे। हाँ, मैं तो उधर ही फंस गया हूँ ना, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग बात है कि मेरे प्रोग्राम की वजह से किसी की तबीयत खराब हो रही है। तो ये अलार्मिंग बात है, नहीं कोई मेरे लिए बहुत अच्छी बात थोड़ी है कि मैं मशहूर हो गया, वाह मेरी जिन्नात। नहीं, वो बात ठीक है। हम लोग असल में काफी पुराना है और आपका काफी सीजन सारे सुनते आ रहे हैं ना। तो अभी जब दोबारा ये नया स्टार्ट हुआ था, काफी अच्छे से ये भी सुन रहे हैं, बीच में फिर रुक भी गया था, फिर दोबारा हमने सुनना शुरू किया। तो मेरे छोटा बेटा भी है, तो हम लोग सब साथ बैठ के सुनते ही है ना। खुदा के वास्ते आपसे रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहन, आपके बच्चों के साथ ना सुने, खुदा के वास्ते। बस वो इंटरेस्टिंग नहीं, ये इंटरेस्टिंग की बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है काफी स्ट्रांग हो गए हैं भाई, वो स्ट्रांग हो गए करके देख रहे हैं। सुने मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और जितने भी सुनने वाले हैं, मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं थोड़ी सी लंबी बात करूंगा लेकिन मैं सुना देता हूं आपको। मेरे लिए बहुत अच्छा है कि छोटे छोटे बच्चे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। पूछें क्यों? जी बोले। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए आने वाले 10 साल में ना यही छोटे बच्चे मेरी ऑडियंस बन जाएंगे। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। सही है, लेकिन मुझे ये नहीं करना। मैं इस शो से ना पैसे कमा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज छोटे बच्चों को नहीं सुनाएं। ये कोई दिलेरी की बात नहीं, मर्दानगी की बात नहीं, ओ मेरा बच्चा तो डरता नहीं है, नहीं। बात खौफ डर की नहीं है, बात दिमाग की है। अभी आप
उसको और दुनिया की अच्छी चीजें दिखाएं, सुनाएं, कहानियां बताएं। जिन्नात की बताने की क्या जरूरत है? नहीं, आप सुन ले। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हम दोनों सुन रहे होते हैं साथ में ना। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम सुनना बंद कर दें। अगर आपके बच्चे आपकी वजह से सुन रहे हैं ना, तो आप प्रोग्राम सुनना बंद कर दें, क्योंकि ये मेरे लिए ये तो सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात है कि मैं आगे क्या, मेरा भी एक 4 साल का बच्चा है, मैं उसको थोड़ी सुनाऊंगा जिन्नात की कहानियां। नहीं, वो तो माशाल्लाह 12 साल का है बेटा मेरा। 15 साल का भी हो तब भी जी, अभी तो वो अभी डेवलपिंग एज है ना। खैर, मुझे चले ये तो एक अलग ऑफ द टॉपिक हो गया। तो वो जब ये तो मुझे बता दें भाई, मैं परेशान इस बात पे हो गया कि उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, मैं कुछ बेकार की बात कर रहा हूँ और वो हंसने लग गए। तो हो सकता है कि वो असल में हंस रहे हो मेरी बात पे, क्या बकवास कर रहे हैं। नहीं, देखिए उससे 2-4 दिन पहले ही वो हमारे घर आए थे। मार्च का महीना था। कौन आए थे? वो जो बुजुर्ग आए थे, वो जो इलाज करते हैं ना, वो हमारे घर आए थे। सही। तो उस वक्त हम सबके ऊपर ही मतलब दम करके वो जाते हैं जब आते हैं पढ़ने के लिए। और सबसे अच्छी चीज ये, वो फी सबिलिल्लाह काम करते हैं, वो पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेते। सही। हाँ, और तो वो आए थे यहाँ पे। तो जब मेरी भी हो गई पढ़ाई, दम कर दिया, मेरे बच्चों पे, तो मेरे हस्बैंड के ऊपर जब वो कर रहे थे तो उनकी एकदम, पहले इतने अरसे में कभी, लास्ट सितंबर से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं हुआ जो इस दफा फर्स्ट टाइम हुआ था उनके साथ ना। तो वो हमने खुद देखा सामने, एकदम उनकी आवाज चेंज होना शुरू हो गई और आंखें एकदम लाल हो गई, चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था पूरा, और एकदम जोर जोर से हंसना जिसको बोलते हैं ना, वो आवाज उनकी खुद की नहीं थी। अच्छा। और जब वो होश में आए ना, जब पढ़ाई खत्म हो गई, जब उस चीज को कंट्रोल थोड़ा उन्होंने किया, जब वो होश में आए तो उनको कुछ याद ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा था, और उनको कुछ याद नहीं है बिल्कुल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चले, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से माजरत कि मेरी वजह से उनको अगर तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। चले, ठीक है, थैंक यू। ओके। चले जनाब, ये एक सहर कॉलर थी जिन्होंने अपने साथ हुआ एक वाकया जो मेरी वजह से हुआ है वो भी शेयर किया। एक कई सालों बाद मैं आपसे एक हल्की सी बात करूंगा जो मैं हर सीज़न में बताता नहीं हूँ, कभी नहीं बताऊंगा, कभी बताऊंगा भी नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। वो वाकया जो लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कि एक एपिसोड जो है ना मेरे लेट नाइट हॉरर शो की, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि रेडियो की आर्काइव में भी नहीं मिलेगी, यूट्यूब के मेरे चैनल पे भी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि यूट्यूब पे और जिन जिन लोगों ने मेरे रेडियो शोज डाले में उधर भी नहीं मिलेगी। तो अक्सर लोग पूछते हैं ऐसा क्या था उसके अंदर कि वो आपने नहीं डाली, और मैं कभी नहीं बताऊंगा कि उसमें एग्जैक्टली क्या था, लेकिन बस ये मैं बताऊं कि उसमें कुछ इस तरह की भी, कुछ एक 10% चीज़ इस तरह की भी थी उस एपिसोड में, सिर्फ 10% बोल रहा हूँ। उस एपिसोड के बाद मैंने लेट नाइट हॉरर शो करना छोड़ दिया था, काफ़ी अरसे के बाद फिर मैं आया था। तो ये कुछ साइंस हैं जो मैं अपनी कोई बड़ाई या टीआरपी या शोदेबाजी करने की नहीं कोशिश कर रहा, लेकिन एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हम जब इस मखलूक के बारे में बात करते हैं तो ये मेरा दिमाग भी ये कहता है, मेरी लॉजिक भी ये कहती है, और किताबें भी ये कहती हैं, लिटरेचर ही कहता है कि जब आप मखलूक के बारे में बात करते हैं तो वो तजस्सुस में आ जाते हैं कि आखिर बात क्या आ रही है। और इसकी लॉजिक मैं ऐसे बना सकता हूँ कि आप 2 दोस्त 3 दोस्त बैठे हुए हैं, 2 दोस्त कानाफूसी करने लग जाएं तीसरे दोस्त के बारे में, तो वो तीसरा दोस्त इंक्विजिटिव हो जाएगा, बताओ क्या बात करो मेरे बारे में। इंसानी नेचर है ना ये तो जानवरों में भी पाई जाती है नेचर। तो सोचें, इस दुनिया में और भी तो बहुत मखलूक मौजूद हैं, उनकी भी ऐसी कुछ नेचर होगी। फर्स्ट मून लैंडिंग जब हुई उसके बाद
कई और मून लैंडिंग्स हुई हैं। अब ये एक कंट्रोवर्सी है कि कौन पहले गया, गया भी नहीं गया, हुआ भी, मून लैंडिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, अलग बात है। कहा जाता है कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया, जो भी हैं पायलट्स, एस्ट्रोनॉट्स जो भी, वो मून लैंडिंग हुई, उसमें 2 लोग जो हैं वो चांद पे उतरे, 2 लोग जो भी वो शिप थी उसमें रहे। जो 2 लोग चांद पे उतरे, बाय द वे इंटरेस्टिंग बात यह कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक पूरी स्ट्रीम थी जिसमें वो बता रहा था, जब वो फर्स्ट टाइम लैंड किया था मून पे, तो वो बता रहा था आवाज़ के ज़रिए कि क्या क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ, क्या क्या है, फलाना ढिमकाना। और उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी जिस पे वो लाइव फीड काट दी गई थी नासा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काट दी गई थी। उसके बाद वो जो टेप है वो किधर है, किसके पास है, किसी को भी नहीं मालूम है। वो आई एम श्योर नेशनल ट्रेजर के अंदर होगा। उसने बस इतना बोला था कि मैं किसी और चीज़ को भी देख रहा हूँ, मतलब कोई और मखलूक को देख रहा हूँ। और यहाँ पे वो एक ट्रांसमिशन थी जो कट गई थी। लेकिन जो ये 3-4 एस्ट्रोनॉट्स गए तो बकौल इनके ये कहते हैं कि हमने जब अपनी हम चांद पे लैंड किए तो हमें फुटस्टेप्स मिले, नॉर्मल सी बात थी। हमें लगा कि पुराने वाले जो लोग आए उनके फुटस्टेप्स हैं, लेकिन उनके सैंपल्स ले लिए, फिर उनको कुछ बोन्स मिली, फिर उनको बाकायदा एक ट्रैक मिला। और ट्रैक इस तरह का था जैसे गोल दायरा बना हुआ, बड़ा सा। और कहते हैं कि हमारी कोई भी शिप का वो ट्रैक नहीं था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांद पे चल रहा हो। ऐसे और भी बहुत सारे चांद की और बाकी जगहों के फलसफे मौजूद हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं। एक मूवमेंट शुरू हुई है, ओबामा के टाइम पे शुरू हुई थी, कि वो सारी सीक्रेट फाइल्स रिलेटेड टू यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, यानी कि इस मखलूक के बारे में जितनी भी सीक्रेट फाइल्स हैं वो पब्लिक के लिए रिलीज की जाएं। सच्चाई बताई जाए कि आखिरकार ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। क्या इनका कभी एक्सपीरियंस इंसानों के साथ एक्सपोजर हुआ है? अगर हुआ है तो उनका क्या हुआ? क्योंकि सालों साल से मुख्तलिफ जगहों पे, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, यूएफओ साइटिंग्स बताई गई हैं। लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमने देखी हैं। एक सबसे मशहूर यूएफओ साइटिंग थी अमेरिका की, जिस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, मुझे उसका नाम अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। वो 6 किस्तों पे एक सीरीज बनाई है उन्होंने। उसके अंदर एक एपिसोड जो है वो यूएफओ के ऊपर है, कि किस तरीके से 3 फैमिलीज ने एक ही टाइम पे एक ही एरिया में यूएफओ साइटिंग देखी थी, यूएफओ देखा था, और उस पूरे गांव के लोगों ने देखा था, और किस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको कवर अप किया। सोचें कैसे कैसे राज हैं जो इंसान के पास अभी हैं, जो उसने छुपाए हुए दुनिया के मजीद लोगों से। लेकिन वो राज कितने अजीब होंगे जो अल्लाह ने, खुदा ने छुपा के रखे हुए हैं। सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी तो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें पता चलती जा रही हैं कि अच्छा दुनिया में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, इस तरह हुआ था, फलाना हुआ था, पहले इंसान ऐसा था, हमसे पहले जानवर ऐसे थे, इतने बड़े बड़े थे, ये डायनासोर्स थे, उनसे भी कोई बड़ी चीज़ थी।
समंदर के अंदर मेगलोडॉन था, मैग्लिडन थी, जो भी थी, मैग थी, ब्लू व्हेल कुछ भी नहीं थी उसके सामने। मतलब दुनिया की जो हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है कि आदि तो हमें पता ही नहीं है। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे, या फिर अपने साथ हुए वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो नोट की तरफ और देखते हैं किन ने हमें एक ऑडियो पैगाम भेजा है और क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम ताहिर रज़वी है और मैं ह्यूस्टन टेक्सास से आपको ये अपना वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। हम लोग डिफेंस फेस 5 में रहते थे, तो आपने वो इलाका देखा होगा अपना फेस 5 में जिधर हॉकी का स्टेडियम बनाया था। आई थिंक उसको खट्टा मार्केट भी कहते थे एक ज़माने में। अच्छा, उसमें हमारा अपार्टमेंट था जब हम लोग मूव किए थे वहाँ पे। तो वो नया बिल्कुल बना था, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, पूरी एक ही बिल्डिंग थी, उसके साइड पे कुछ भी नहीं था। और रोड निकलते बिल्कुल सामने वो हॉकी स्टेडियम है और स्कॉश का उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पे स्कॉश कोर्ट्स बनाए हुए थे 2-3। और जब हम मूव किए इस घर के अंदर तो बेसिकली बहुत बड़ा शानदार अपार्टमेंट था, बड़े बड़े कमरे थे। तो मैंने मास्टर बेडरूम ले लिया था और मेरे वालिद वालदा ने दूसरा बेडरूम था और मेरे 2 भाई थे, उनके 2 अलग अलग बेडरूम्स थे। और हमारा जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं पाकिस्तान में वो अलग था, लिविंग रूम अलग था बीच में। अच्छा, वो मुसलसल उधर कुछ ना कुछ होता था और हम लोग उसको इतना सीरियस लेते नहीं थे। बट मेरे साथ जो एक अजीब सी बात शुरू हुई जिसको मैंने शुरू में अपना ख्वाब समझा, बट देन आई रियलाइज वो ख्वाब नहीं था। जैसे मैं तो जवान होता था बिल्कुल ही अपने अर्ली 20s में बिल्कुल। तो मैं रात को, मैं बेसिकली अमेरिका में था, वहाँ पे आया हुआ था, रह रहा था वहाँ पे। तो जब मैं अपने कमरे में सोया एक दिन, तो एग्जैक्टली लाइक 3-3:30 बजे करीब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे में बैल्कनी थी, उसका दरवाज़ा था बड़ा और खिड़की साइड पे। तो मैंने एक सर्दियों के दिन थे तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, ठंडी हवा आती थी, तो मैंने बोला एसी वेसी बंद करके आराम से लेटते हैं। तो एकदम से मेरी आंख खुली है और मैंने देखा है कि बिल्कुल अंधेरे में जैसे रोशनी सी है और एक औरत और एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो मैंने उठ के देखा और मैंने पूछा, वो कुछ कह रही थी, तो मैंने पूछा क्या। उसके बाद मैंने रियलाइज किया है ये तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं अपने कमरे से उठ के भाग गया। पहले तो भाग के मैंने फिर आके झांका अंदर, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला यार ये ख्वाब होगा एक्चुअली, तो लेट्स इग्नोर इट एंड सो जाओ। मैं सो गया, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। नेक्स्ट नाइट उसी टाइम पे एग्जैक्टली फिर से वो चीज़ अपीयर हुई है और सेम सिनारियो में बिल्कुल ऐसे ही सामने। और इस दफ़ा जब मैं उठा हूँ जिसे मुझे किसी ने उठाया है। अच्छा, और मैं देखता रहा उसको, फिर मैंने पूछा क्या कह रही हो। अच्छा, वो कुछ बोल रही है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। जब मैंने रियलाइज किया कि ये क्या है तो आई जस्ट रैन आउट ऑफ द रूम अगेन। वो भी मैंने उस दिन भी फिर बोला यार ये आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूड ड्रीम, तो रिपीट हो रहा है, तो इसको इग्नोर करो थोड़ा सा। मैं अपना दिमाग का वो समझ के ये ख्वाब होगा ये करके मैं नींद में देख रहा हूँ ये कुछ। जब वो कंटिन्यूस हो गया तो फिर मैंने अपनी वालदा को बोला कि एवरी नाइट दिस इज हैपनिंग। उन्होंने आके पढ़ाई वढ़ाई की। मेरी वालदा वॉज वेरी नमाजी, तो उन्होंने आके पढ़ा। उन्होंने बोला बेटा यू नो दिस हाउस इज हॉन्टेड, सो कुछ हो रहा होगा बट विल सी। इतना सीरियस नहीं लिया। अच्छा, वो कंटिन्यू होता रहा और मैं लिटरली डरने लगा। तो मेरे एक रिश्ते के चचा होते थे जो हमारे पास आके रहते थे,
उनसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा मैं सोता हूँ वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे वो आती है। अच्छा, उन्होंने अपना मैट्रेस डाला वहाँ पे और सो गए और मैं भी अपने बिस्तर पे सो रहा था। उस रात कोई नहीं आया, किसी ने नहीं उठाया। Whenever I used to be alone in the room at night और मैं सोता था, ये होता था। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आ गया यूएस और आफ्टर 1 or 2 years मेरी शादी हो गई। तो हम लोग जब शादी के बाद मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था यहाँ पे, उन्होंने मुझे ऑफर की जॉब की कराची में, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैं वापस आ गया बीवी के साथ। तो हम उसी घर में चले गए। तो मैंने तो अपनी बीवी को बताया नहीं था कि हॉन्टेड है, तो उसके साथ भी बहुत से वाक़े हुए। तो उसने जब मुझसे पूछा तो बस उसके बाद बताया। तो कुछ ये सिलसिला था। वो घर आप अभी भी चेक कर सकते हैं। उस घर में जो भी आए, हमारे गेस्ट भी आते थे, स्पेशली हमारा पीछे वाला कमरा था जिसका सीढ़ियों की तरफ दरवाज़ा भी निकलता था, उधर कोई सो भी नहीं सकता था। कोई गेस्ट को अगर भेज दो सोने के लिए, जैसे दोस्त आ गए हैं, उनको बोले यार वो उधर सो जाओ, वो लिटरली रात को भागते थे, बोलते थे कि कोई गला दबा रहा है वहाँ पे हमारा। द ओनली पर्सन हु कुड स्टे देयर वॉज आइदर माई यंगर ब्रदर और मेरे वो जो रिश्ते के चचा थे, वो क्योंकि वो लोग बड़े स्ट्रांग थे इस मामले में। बट हमारी एक नैनी होती थी बच्चों की, मेरी बहन के बच्चों की, एक दिन वो जाके सो गई थी। वो तो लिटरली चीखते हुए भागी थी वहां से, उसको कुछ भी नहीं पता था घर में कुछ है या नहीं है। तो ये एक सिलसिला था। और मैं आपको दूसरा एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। आप लोग ड्रग रोड की बात करते हैं, शराय फैसल की, एंड आई वॉज ऑलवेज वंडरिंग, एक बहुत अरसे पहले 80s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम दोस्त थे, 3 दोस्त हमेशा साथ रहते थे काफ़ी। तो एक और 14 दोस्त आया हुआ था। तो उस ज़माने में नया नया जिना टर्मिनल बना था, उसके ऊपर वाली जगह पे एक रेस्टोरेंट होती थी। तो कभी कभार वीकडेज में हम लोग बोलते थे चलो वहाँ पे चल के सैंडविच खा लेते हैं। तो एक दिन हम लोग जा रहे थे ड्रग रोड के ऊपर। तो वो जो पुल आता है मज़ार के ऊपर, जैसे इसको क्रॉस किया था तो उसमें एयरफोर्स का बेस आ जाता है। फौरन साइड पे वो दीवार शुरू हो जाती है और फुटपाथ जाता है। तो मैं गाड़ी चला रहा था अपने दोस्त की, तो बहुत ही स्लो स्पीड में जा रहा था, रियली स्लो। हम लोग गप्पे लगा रहे थे जैसे दोस्त होते हैं। एंड सडनली मैंने साइड पे फुटपाथ पे एक साइकिल पे एक मर्द औरत को देखा है, जैसे वो बड़ा वेग सा था। सडनली दे अपीयर्ड और उसके बाद जैसे वो सामने आ गया, गाड़ी के मेरे बिल्कुल सामने आ गए और मैंने ब्रेक लगाई। अच्छा, सिर्फ मैंने नहीं देखा, मेरे दोस्तों ने भी देखा और आवाज आई है लाइक ओए, लाइक क्या कर रहे हो, लाइक लाउड वॉइस, समथिंग लाइक दैट, दे सेड समथिंग। मर्द की आवाज थी और बस वो आवाज आई है तो मैंने गाड़ी रोकी है, मैं उतरा हूँ और बिलीव मी देयर वाज नो वन देयर अराउंड। अब उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने में भी टाइम लगेगा, तो वो भी नहीं था। अच्छा, वो अजीब सिलसिला था। हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस हंसे और बैठ के गाड़ी में निकल गए। आज तक समझ नहीं आया व्हाट वाज दैट एक्चुअली। तो बस ये 2-3 किस्से थे, मैं इंशाल्लाह आपसे और बताऊंगा। अपना ख्याल करिएगा एंड थैंक यू फॉर अ वंडरफुल प्रोग्राम। खुदा हाफिज। चलो जनाब, ये ताहिर साहब थे जिन्होंने ह्यूस्टन से हमें आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपनी ऑडियो नोट भेजी थी। थोड़ी सी मैंने इनकी ऑडियो नोट एडिट की थी क्योंकि इन्होंने घर का पता तक बता दिया था जो खड्डा मार्केट पे था। तो वो मुझे अजीब सा लगा कि पता नहीं उसमें अब कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा। वो एक अजीब सी सिचुएशन हो सकती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस इलाके की आप बात करें, अब तो वो हर वक्त भरा रहता है।
स्पेशली लॉकडाउन के बाद भी वो अभी भी माशाल्लाह से उधर उतनी नहीं लेकिन होती है रौनक। लेकिन आप जब की बात करें बहुत पुरानी, आई थिंक 15 साल 20 साल पुरानी होगी, तो मुझे याद है कि मेरे कज़न बहुत अर्ली मिड 90s में फ़ेज़ 2 शिफ्ट हुए। तो हमें पता चला कि वो फ़ेज़ 2 शिफ्ट हुए, तो हमारे हमें तो कोई इतनी नो हाउ नहीं थी। मेरे वालिद बड़े कहते थे कि यार इतनी दूर शिफ्ट हो गए और ये और वो फलाना। तो हम कभी कभी उनके घर रहने जाते थे, तो वो हमें जो है पे गाड़ी में बिठा के घुमाते थे। हम लोग सी व्यू चले गए रात को 3-4 बजे और ये सब। तो खड्डा मार्केट मुझे स्पेशली याद है क्योंकि उस वक्त डेल्टन्स उसको कहा जाता था, खड्डा मार्केट को। तो वहाँ पे 2-4 दुकानें होती थी जो रात को खुली होती थी, फ्राइज़ वगैरह की ऐसी कुछ। तो हम वहाँ जाया करते थे, तो वो सन्नाटे वाली जगह थी और लिटरली उसको कोई ये नहीं हुआ था कि कोई जिन्नात नजर आया कुछ, लेकिन हमें खौफ आता था। तो आई एम श्योर ताहिर साहब जो बता रहे वाकया, ऐसे बहुत सारे मकान, ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स अभी भी मौजूद हैं कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में फिर भी इतने अपार्टमेंट्स नहीं हैं, लेकिन मकान तो हैं जो कि खाली पड़े हैं। लाहौर का डिफेंस का एक बहुत मशहूर घर है जो खाली पड़ा हुआ है, हालांकि वो बहुत बड़ा घर है, बड़ी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है। वहाँ जब भी कोई रेंट पर गया, मुश्किल से महीने के अंदर वो जगह खाली कर दी गई। बाद में लोगों से पता चला कि भाई यहाँ रहना ही नामुमकिन बात है, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते, उसमें कोई रह नहीं सकता। उसके बारे में मैं इस हफ्ते कोशिश करूँगा कि कोई रिसर्च मुझे मिल जाए, कहीं से कोई ख़बर मिल जाए, किसी के पास वाक़या हुआ या किसी के पास अगर है तो वो मुझे ईमेल करे और नेक्स्ट शो में हम कोशिश करेंगे उसके बारे में बात करने की। खैर बढ़ते अपने लास्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं मुबीन बात कर रहा हूँ केमाड़ी ब्लॉक 8 से। जी मुबीन, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। मुबीन आप क्या करते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी आर्मी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ इंशाल्लाह। आर्मी के लिए अप्लाई करने वाले, इंशाल्लाह ताला आपका हो जाएगा, देखिएगा जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई वाकया केमाड़ी के बारे में बड़े मुझे कॉल्स आती हैं कि वहाँ पे कुछ जगहें हैं जहाँ पे लोगों के साथ वाकयात हुए हैं। हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ये मुझे एक 15 नंबर का एक वाकया है, मतलब 15 नंबर में सुनने में आया है, मतलब मेरे जो बड़े भाई है उन्होंने भी आपको काफी बार कॉल किया होगा, एहसन, आपने नाम सुना होगा उनका, की होगी कॉल उन्होंने बिल्कुल। तो यहाँ पे सुनने में आया कि हफ्ते वाले दिन डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते। सही, तो एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, लोग तेज बाइक चला रहे होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन मिनाज जी ऐसा नहीं होता है, जैसे हफ्ते वाले दिन मतलब मेरे दोस्त के साथ वाकया हुआ था, वो कार में थे, तो उनके सामने से कोई चीज गुजरी है और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो उनका इंतकाल हो चुका। हाँ अफसोस हुआ सुन के कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वही मैं कह रहा था कि मतलब कोई कोताही हुई होगी ना, तभी तो एक्सीडेंट हुआ होगा। मैंने आज तक देखा नहीं है तो मैं इतना यकीन नहीं किया। अच्छा, मुझे आपके साथ वाकया शेयर करना था अपने दादा का। बताइए। ये वाकया काफी पुराना ही है, वाकया मेरी नानी ने मुझे सुनाया था। वो एक कोहाट है, कोहाट के अंदर एक डोडा गांव है। सही। ये गांव मतलब पूरा अमेरिका अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। अंग्रेजों ने, अमेरिकन नहीं, अंग्रेजों ने बनाया होगा। अंग्रेजों ने बनाया हुआ जी। तो मेरे दादा एक पहाड़ में एक दरख्त के नीचे सोया करते थे। सही। तो उन्हें रात के टाइम उनकी जो चारपाई थी वो हिलने की आवाज आई, तो वो उठे, उन्होंने देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्हें जब अगली रात उनकी आवाज आई तो उनको जिन तंग कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने इग्नोर किया, वो घर में गए, उन्होंने ये चीज अपनी मतलब वाइफ को बताया, तो उनकी वाइफ ने इतना खास नोट नहीं किया। फिर वो दादा वहां पे जाके सोए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उनका वो हुआ, चारपाई हिली, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई है। लेकिन जब वो उठे तो उन्हें मतलब जिन से उन्होंने बाकायदा बातचीत की।
अच्छा। तो जिन्होंने उनको मतलब शादी की दावत दी थी। तो मतलब नाना दादा गए वहाँ पे, उन्होंने शादी पूरी अटेंड की, वैसे ही जैसे नॉर्मल इंसान होते वैसे ही। फिर वैसे वो मतलब घर आए, उन्होंने घर पे बताया, तो मतलब ये वाकया मुझे यकीन नहीं आता क्योंकि, लेकिन जब लास्ट टाइम जब मैं कोहाट गया था तो ये वाकया मैंने लास्ट टाइम दादा में, और हाँ मेरे जो दादा थे उनकी आदत थी वो चरपाई में बांसुरी बजाते थे डेली रात के टाइम। सही। तो ये वाकया उनके साथ पेश आया था। अच्छा, आप मुझे अब बताएं, आपने बड़ा वेग आइडिया बताया ना, आधी आधी बात बताइए कि आपके दादा जो थे वो एक मखसूस दरख्त के नीचे सोया करते थे और एक दिन उनको वहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील हुई, उनको जिन्नात वगैरह नजर आए। फिर उन्होंने जाके अपनी वाइफ को बताया, वाइफ ने इग्नोर कर दी बात, वो वापस आ गए, फिर वहाँ पे लेटे तो फिर वहाँ पे जिन्नात आए और उन्होंने उनको दावत दी शादी की। तो वो उनकी वो वहाँ पे रात को चरपाई में बांसुरी बजाया करते। हाँ, मैं यही कह रहा था कि वो उनकी बांसुरी शायद उनको पसंद आती होगी, यही आप कह रहे हैं ना? यही चीजें, लेकिन ये वाकया मुझे थोड़ा मतलब इतना कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन जो एज इट मालूम है ना, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो शादी में गए या क्या हुआ, फिर एंड क्या हुआ? वो शादी में गए, वो शादी में बकायदा उन्होंने वहाँ पे खाना खाया, मीठा खाया, वो सारी चीजें वही, मतलब मेरी नानी अभी भी माशाल्लाह से, नानी ने अभी मुझे लास्ट टाइम वाकई सुनाया था पिछले साल। तो पिछले साल मैं गया था अपने भाई की पासिंग आउट पे, तो वहाँ पे मैंने वाकई सुना था। तो मैं जब गया ना वहाँ पे एग्जैक्ट जगह में, तो वो मतलब पूरी पहाड़ी थी, और पूरी पहाड़ी में जितने भी दरख्त थे सारे मतलब खराब थे। और जो मतलब मेरे नाना जिस दरख्त के नीचे बैठते थे ना, वो पूरा दरख्त मतलब काफी बड़ा दरख्त है, हरा भरा। चल बहुत शुक्रिया। मिनाज भाई जी बोलिए। मैं अपने भाई को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अरबाज आई लव यू, क्योंकि वो अभी अपनी यूनिट में, तो कराची में नहीं तभी। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मिनाज भाई, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और तमाम लोगों का जिन्होंने हमें कॉल की। एक छोटा सा वाक़या है जो मैं बताना चाहूँगा शो ख़त्म होने से पहले, और ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। सच्चाई कितनी है इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, ऑथेंटिक है कि नहीं है आई डोंट नो, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा बताया जाए। साहिबा हैं, वो लिखती हैं कि हमारी दादी की कोठी थी, बहुत बड़ा सा मकान था, महल नुमा, तो कहती हैं हम उसको कोठी कहा करते थे। इन खातून का ताल्लुक लाहौर से था और इनकी दादी जो थी वो कराची में रहती थी। ये कोठी जो थी ये नाज़िमाबाद में कहीं वाक़ थी, और ये कोठी की जो हिस्ट्री है वो प्री पार्टीशन से भी पहले की है। तो बड़े बड़े वरांडे थे, बड़े बड़े कमरे थे, कहते हैं कि 14-15 लोग जो थे उस हवेली में रहा करते थे, टिल डेट की बात कर रही हैं ये। और कहते हैं कि वहाँ पे एक मोनस भाई नाम के एक शख्स भी रहा करते थे, उस हवेली का ख्याल रखते थे। अब मोनस भाई बिल्कुल वैसे थे कि उनको क्या बुलाते, खानसामा बुलाते, चौकीदार बुलाते, नौकर बुलाते, कुक बुलाते, क्या बुलाते, क्योंकि वो हरफुल मौला नहीं होते, एक घर में एक शख्स होता है जो उसको सब पता होता है। तो मोनस भाई वो थे। ये कहते हैं कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां थीं और हमारे घर में कुछ काम वाम हो रहे थे लाहौर के, तो हमें शिफ्ट होना था। तो हमारे वालिद साहब ने ये प्लान किया कि सारे फैमिली को कराची भेज दिया दादी की कोठी पे। कहते हैं हम लोग आ गए इधर और हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया। कहते हैं वो कोठी बहुत बड़ी थी, उसमें कई सारे कमरे थे, और इतने कमरे थे कि कुछ तो शुरू से बंद थे, तो हमने कभी खोले ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या था। जो कमरे खुले हुए थे वो एक ऐसा कमरा था जिसमें दादी रहती थी, एक कमरा था जिसमें चाचा के बच्चे रहते थे, किसी पप्पो के बच्चे रहते थे, और चंद कमरों में जो स्टाफ था, वर्किंग स्टाफ था, वो रहता था, और 1-2 कमरे इनको भी दे दिए गए कि चलो ये जब तक रह रहे हैं आराम से रहे।
अब कहते हैं कि नॉर्मल दिन शुरू हुए, हम सारे बच्चे जमा हुए, हमने खेल कूद करना शुरू किया है, पार्टी करना शुरू की। बड़े जो थे वो अपनी बातों में लगे रहते थे और इसी तरीके से 1-2 हफ्ते गुजर गए उस हवेली में। अब वो कहती हैं कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस हवेली में मोनिस भाई जो थे वो हरफुल मौला थे। आप कभी भी उनका नाम लें वो आपके फ़ौरन आपके सामने आ जाते। तो ये बड़ी इनको खटकती थी बात कि ये मोनिस भाई का सीन क्या है, ये हैं कौन, क्या करते क्या हैं ये। खैर ये बातें तो चलती रही। कहती हैं कि मैं एक दिन बहुत जल्दी सुबह उठ गई, 6 बजे के करीब जो है मैं उठ गई। तो कहती है मैं दादी के कमरे तक, अच्छा मोनिस भाई जो थे वो दादी के ही रूम में सोया करते थे। दादी अपने पलंग पे सोती थी और मोनिस भाई उनके नीचे जो है वो चादर बिछा के ज़मीन पे सो जाया करते थे। कहते मैं सुबह कोई 5:30-6 बजे के करीब उठ गई सुबह। तो घर में हवेली में कोठी में सभी सो रहे थे, तो मैं दादी के कमरे तक गई। दादी के कमरे में मैंने मोनिस भाई को ज़रा आवाज़ दी कि भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दें। तो किसी का कोई जवाब नहीं आया। कहती फिर मैंने ज़रा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, तो कहते फिर किसी की आवाज़ नहीं आई। कहती फिर मैंने ज़रा ऊंचा बोला, लाउडली बोला। कहती मैंने जैसे ही लाउडली बोला मोनिस भाई दूसरे कमरे से निकल के आ गए और उन्होंने आते ही मुझे थप्पड़ मार दिया। कहती मैं परेशान कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। और थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने बोला कि आहिस्ता बोलो, जाग जाएंगे सब। तो कहती है मैं परेशान हो गई। मैं इसी बात पे मेरा जो है दिमाग ख़राब हो गया कि इन्होंने मुझे थप्पड़ कैसे मारा है। कहती मैंने नाश्ता उनसे बोला कि मुझे नाश्ता चाहिए और ये उन्होंने नाश्ता वाश्ता करा के मुझे 3-4 घंटे मुझे एंटरटेन किया। कहती हैं कि थप्पड़ खाने के बाद मैं फिर उन्होंने मुझे एंटरटेन किया, उन्होंने मुझे बड़ा हंसाया, बातें की। क्योंकि 9 बजे 9:30 बजे जाके मेरे अम्मा अब्बा या चाचा चाची उठें तो उस वक्त तक वो मुझे एंटरटेन करते रहे। क्या जब मेरी वालदा उठी तो मैंने उनको ये सारा वाक़या बताया। अब एक टिपिकल अम्मा जो पाकिस्तानी अम्मा होती हैं उनका जवाब यही था कि अच्छा हुआ तुम्हें मार पड़ी, सुबह सुबह शोर शराबा करने की ज़रूरत क्या है, तुम लोग पूरे दिन शोर शराबा करते हो, सुबह भी उठते हो तो शोर शराबा, अच्छा हुआ मारा मोनिस ने। कहती मैं फिर समझ गई कि हाँ मेरी गलती होगी। कहती नेक्स्ट डे वही हुआ, मैं फिर जल्दी उठ गई। कहती इस दफ़ा जो है ना मैं ज़रा, मुझे पता था कि अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मुझे चीखना नहीं है वरना थप्पड़ पड़ जाएगा। अब वो कहती हैं कि मैं आराम से बोलने लगी कि मोनिस भाई मुझे नाश्ता दे दो। तो मोनिस भाई जो अचानक से किचन के अंदर नमूदार हुए और उन्होंने नाश्ता वाश्ता बना के दे दिया। अब वो कहती हैं कि ये कुछ 2-2.5 हफ्ते 3 हफ्ते तक ऐसा चलता रहा। लेकिन ये एक सवाल पैदा होना शुरू हो चुका था कि ये मोनिस भाई हैं कौन, ये इनका सीन क्या है। और ये एक ही कमरा है जिसमें सोते हैं और वहीं से ये फिर निकलते भी हैं। कहती है कि मैं एक दिन जल्दी उठी एज यूजुअल कि मैं दरवाज़ा नॉक किया तो कोई दरवाज़ा नहीं खोला। इत्तेफाक से उस दिन 3-4 और कज़न्स जो हैं वो साथ में उठ गए। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम चलो देखते हैं कि आखिरकार माजरा है क्या, चक्कर क्या है ये। तो कहती है कि पुराने घरों में आप सबको पता है कि पीछे से भी रास्ता होता है आने का। तो कहती है मैं पीछे कमरे की तरफ गई तो वहाँ सीढ़ी लगी हुई थी और वो दादी के उस कमरे में उस खिड़की तक सीढ़ी थी। कहती है मैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर गई हूँ और कहती जो मैंने देखा है कहती मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और कहती है कि मैंने अपनी दादी के रूम में एक गधे को देखा है। कहते मैंने ये देखा है और मैं वापस नीचे आई हूँ और मैं परेशान हो गई कि ये क्या चक्कर है। भागती हुई वापस अपनी दादी के कमरे में गई। जैसे दरवाज़ा खुला तो वहाँ से मोनिस भाई निकले। अब इसको जो है कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। ये बात दादी को बताई गई तो दादी ने एक दिन इस बच्ची को बुलाया अपने पास। उसने कहा कि दादी ने समझाया कि बेटा देखो, अगर तुम सुबह जल्दी उठ भी जाती हो तो अपने कमरे में रहो, जब बड़े उठ जाएं या जब मैं उठ जाऊं तब कमरे से बाहर निकलो। इसको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि कुछ दाल में काला है। अब कहते हैं कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई एक दिन रात को
सारे हम लोग कज़न्स वगैरह खेल के अपने कमरे में बैठ गए सोने के लिए। तो मुझे बाहर अपने कमरे से बाहर आवाज़ आना शुरू हुई बच्चों के खेलने की। कहती है मुझे लगा मेरे कज़न्स उठ गए, तो कहती मैं भी स्नीक आउट करके बिस्तर से निकली हूँ बाहर और दरवाज़ा खोला तो मैंने 2-3 बच्चे देखे बाहर। कहती मुझे अजीब सा लगा कि रात के 1-2 बज रहे हैं, ये बच्चे क्यों खेल रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये बच्चे हैं कौन, ये कौन से चाचा के बच्चे हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे। कहते हैं कि मैं उनसे बात करने लगी कि कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने बातें करना शुरू की कि हम यहीं पे होते हैं, हम यहाँ खेलते हैं और उस कमरे में वो कमरे में हम होते हैं। तो कहती है कि मैं चूँकि ज़्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में तो मैं भी उनके साथ खेलने लगी। कहती कट मेरी आंख खुलती है तो मैं एक कमरे में पाई जाती हूँ, उस कमरे में जो सालों से बंद है, कभी किसी ने नहीं खोला। कहती मैं दरवाज़ा पीटती हूँ तो दरवाज़ा खुलता है, तो मेरे फैमिली वाले जो हैं मुझे ढूंढ रहे थे, वो दरवाज़ा खोलते तो मैं सामने उनको नज़र आती हूँ पड़ी हुई, वो मुझे उठा के लेके जाते हैं। फिर दादी के पास जाती, दादी इस दफ़ा उनको बोलती हैं इस बच्ची के वालिदैन को कि आप लोग एक काम करें, फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। ये लोग बच्ची को उठा के वापस घर चले जाते हैं। बहुत टाइम गुजरता है, फिर एक दफ़ा छुट्टियों में वापस आते हैं तो मामलात खुलना शुरू होते हैं। पता ये चलता है, अच्छा सॉरी, ये वापस कराची इसलिए आते हैं कि दादी का इंतकाल हो जाता है, तो ये आते हैं तदफीन वगैरह करने। इनको अजीब लगता है कि दादी का भी इंतकाल हुआ है और दफनाया है और सब हुआ है, और नेक्स्ट डे जो मोनस भाई थे वो गायब। उनका ना सामान, ना उनकी कोई खबर, ना किसी को वो बता के गए। बस जो मोहल्ले में एक दुकानदार था उसने मोनस को जाते हुए देखा था, कोई रात के 2-3 बजे के करीब। जब कहानी खुली तो पता ये चला कि ये जो नाज़िमाबाद में मौजूद कोठी है, जो कि पार्टीशन से पहले की है, ये असल में जिन्नात की एक जगह थी। जब पार्टीशन हुआ और लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर गए तो ये जगह काफ़ी अरसे खाली रही। काफ़ी दिनों के बाद जब इनकी फैमिली इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए तो इन्होंने ये जगह चूज़ की, इनको ये जगह अलॉट हो गई, ये रहना शुरू कर दिया। तो पता ये चला कि इस कोठी पे असल में एक जिन्नात की फैमिली रहती थी। उनसे इनका प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये 10, 12, 15 जितने भी कमरे हैं, इनमें से 6-7 कमरे आपके हैं, 6-7 कमरे हमारे हैं, यानी कि इंसानों के हैं, और 6-7 कमरे जिन्नात के हैं। तो वो कमरे जो सदियों से, जो सालों से बंद थे, वो असल में कमरे उन जिन्नात की फैमिली के लिए थे। और वो जो बच्चे देखे गए थे उस लड़की ने, कहती वो उन्हीं जिन्नात के बच्चे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो वो मोनस भाई थे वो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद एक जिन थे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है लोगों के साथ, अभी भी होता है। अगर कोई बताए आपको ये बात कि हमारे साथ जिन्नात रहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे कोई रिश्तेदार रह रहे हो, तो या तो हम हंस पड़ेंगे या कहेंगे कि ये बंदा पागल है। लेकिन ये हकीकत भी होती है। ये वैसे ही हकीकत है जैसे अभी रात के इस पहर, इस खामोशी में, इस अंधेरे में आप किसी कोने में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। हो सकता है अपने दफ्तर में हो सकता है घर की छत पे हो,
या कमरे में हो और आपको लग रहा हो कि आप अकेले हैं, लेकिन यह आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप अकेले नहीं। हो सकता है कि पर्दे के पीछे, उस दरवाजे के पीछे, उस अलमारी के अंदर, आपके बेड के नीचे या दफ्तर से घर के दरमियान के रास्ते में कोई आपके साथ हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, मगर वो आपको जरूर देख सकते हैं और शायद वक्त आने पे अपने होने का एहसास भी दिला सकें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।